जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्या लिखा हुआ है। 2021 का सवाल है ये कि प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षौमेश्वर क्यों प्रसिद्ध हैं। आपको पता होगा कि इस प्रकार के सवाल जो हैं अब वो बीपीएससी का भी ट्रेंड बन गया है धीरे धीरे, और सारे पीसीएस और यूपीएससी का तो ट्रेंड पहले से ही था। तो आज से हम लोग किस चीज़ को शुरू कर रहे हैं, तो यूपीएससी पीवाईक्यू जो अपना सीरीज चल रहा था उसमें पॉलिटी हमने कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उसमें मात्र 10 ही क्वेश्चन बाकी हैं, 10 क्वेश्चन ही मात्र बाकी है, बाकी सारा क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आज से हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू में हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। हिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद में हम लोग ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। ये 3 मूल सब्जेक्ट, उसके बाद साइंस एंड टेक को भी मैं टच करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। करेंट अफेयर का भी एमसीक्यू अपने चैनल पर चल रहा है, अल्टरनेट डेज में अपलोड होता है। आज नहीं अपलोड किया मैंने, कल आपको बड़ा वीडियो उसको आप दे दूंगा मैं, जिसमें अच्छे खासे सवाल होंगे जो वहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो करेंट अफेयर का एमसीक्यू, साथ में यूपीएससी पीवाईक्यू, और अपने जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं वो घटना चक्र, ये मोर देन इनफ है। पढ़ने पर ज़्यादा फोकस कीजिए, साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी ध्यानपूर्वक कीजिएगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस में रिवीजन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एमसीक्यू लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, उससे अच्छा आप मत लगाएं। पहला सवाल देखिए क्या है, अशोक के प्रमुख शिलालेख के स्थान, और वह स्थान जो राज्य जिस राज्य में है ये आपसे पूछा गया, मैच करके दिया हुआ है आपसे। ऑप्शन देखिए कितना खतरनाक है, इसमें एलिमिनेशन नहीं लगता है। एलिमिनेशन मेथड का इतना ज़्यादा उपयोग हो रहा था कि यूपीएससी को आ गया गुस्सा, उसने एलिमिनेशन को हटा ही दिया था 2022 में खास तौर से। देखिए यहाँ पर सवाल क्या लिखा हुआ है, धौली के सामने उड़ीसा, एरागुडी के सामने आंध्र प्रदेश, जौगर के सामने मध्य प्रदेश, कालसी के सामने कर्नाटक लिखा हुआ है। आपको ये बताना है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिएगा जो यहाँ पर है। तो आप बताइए ज़रा इसमें से कौन से सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का केवल 2 युग्म यहाँ पर सही है, बी हो जाएगा। केवल 2 हैं, कौन कौन से, धौली उड़ीसा एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी जगह है, यानी कि धौली उड़ीसा का सही है, और एरागुडी आंध्र प्रदेश का सही है। धौली में पाए गए पुरातात्विक अवशेषों ने इसकी प्राचीनता का पता 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व विशेष रूप से अशोक के समय से लगता है। उड़ीसा टूरिज्म के वेबसाइट पर जाएंगे तो अशोक से जुड़े हुए जगह आपको उड़ीसा में भरपूर मात्रा में दिखेंगे। धौली ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है क्योंकि सम्राट अशोक के प्रसिद्ध शिलालेख यहाँ पर मौजूद हैं, अतः कथन युग्म का जो 1 था वो तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। एएसआई ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में गुंटी पंथीकोंडा रोड पर एरागुडी के पास में अशोक रॉक एडिट साइट की सुरक्षा पर जोर दिया था। इसके कारण से ही चर्चा में था ये। 2013 से ही सरकार इस पर जोर दे रही है। और कहाँ पर है एरागुडी, तो आंध्र प्रदेश में है, यानी कि पहला दूसरा तो बिल्कुल ही सही था। और जो यहाँ पर अगला दिया हुआ है जौगर, ये जौगर कहाँ पर है, तो देखिए एक प्राचीन किला है जो कलिंग प्रांत की मौर्य गढ़वाली राजधानी के रूप में कार्य करता था। जौगर उड़ीसा के गंजाम जिले में है, यानी कि जौगर के सामने जो मध्य प्रदेश लिखा हुआ था ये भी गलत था। जौगर कहाँ पर है, तो ये भी उड़ीसा में ही है। इसका पीडीएफ आपके दिमाग में आने लग गया होगा, पढ़ने पर तो ध्यान होता नहीं, पीडीएफ चाहिए सबको, तो पीडीएफ भी मिल जाएगा अपने स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, अगला है कि जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उस दौरान कालसी स्थित शिलालेख में युद्ध के बाद अशोक ने मानवीय दृष्टिकोण को लिपिबद्ध किया था। कालसी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच बफर जोन में स्थित है। कालसी मुख्य रूप से उत्तराखंड में माना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैंने आपको बार बार बोला है, नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा क्वालिटी मायने रखते हैं कि आपने उसके एक्सप्लेनेशन से क्या क्या सीखा। इनमें चारों ऑप्शंस को कृपया ध्यान में रखिएगा। 2 तो आपको पता चल गया सही में, और जौगर उड़ीसा में है, कालसी उत्तराखंड और हिमाचल के बीच बफर जोन में स्थित है। अगला सवाल है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में कौन सा एक कथन सही है, ये पूछा गया है आपसे। संगम साहित्य के बारे में सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, संगम कविताओं भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा मारुदम और नेतल, ये सब अलग अलग भौतिक प्रकृति को भी दिखाते हैं। भौतिक के साथ साथ आत्मीय और सांसारिक और आध्यात्म सभी को जोड़कर चलते हैं। संगम साहित्य की विशेषता थी ये। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। नहीं, समर शौर्य का मतलब हो गया युद्ध के समय गाए जाने वाले गानों का कोई समर वहाँ पर साक्ष्य नहीं है, ये भी गलत है। समर शौर्य का मतलब होता है, जैसे आपने सुना है अल्लाह रुदल की कहानी। अल्लाह रुदल कौन थे, तो भाई योद्धा थे जिनकी कहानी आज भी गाई जाती है। राजस्थान में जाएंगे तो राणा जो हैं उनके लोकोक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। उसके अलावा संगम साहित्य वहाँ पे शौर्य की गाथा मिलती है। युद्ध के समय जो वीर पर जाते थे युद्ध लड़ने के लिए, उनकी गाथाएं भी मिलती हैं।
संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है, नहीं जादुई ताकतों को भी सही बताया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। संगम साहित्य क्या था? तो 3 संगम का आयोजन किया गया था। प्राचीन तमिल कवियों का संगम था जो 3 बार आयोजित किया गया, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक ही आयोजित किया गया था। ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार के सवाल आपसे ही पूछे जा सकते हैं। ये कृतियाँ आरंभिक तमिल संस्कृति के साथ साथ दक्षिण भारत और भूमध्य सागरीय पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में व्यापार संबंधों पर भी प्रकाश डालती हैं। और क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आरंभिक भारतीय साहित्य में संगमकालीन लेखक संभवतः अद्वितीय हैं, जो लगभग पूरी तरह से धार्मिक हैं। इनकी कविताएं 2 मुख्य विषयों से संबंधित है। पहले 5 संग्रह प्रेम यानी कि अकम पर आधारित हैं, अगले 2 संग्रह वीरता यानी कि पुरम पर आधारित हैं, जिनमें राजाओं की प्रशंसा वगैरह भी किया गया है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। संगम साहित्य पवित्र या जादुई शक्तियों पर विश्वास जताया गया है। संगम साहित्य जिसको अनकु कहा जाता था, क्या कहा जाता था? अनकु। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अनकु शब्द का क्या तात्पर्य है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। संगम साहित्य किसी विशेष सामाजिक या धार्मिक समूह का उत्पाद नहीं है, न ही इसे किसी शासक अभिजात वर्ग द्वारा दरबारी साहित्य के रूप में प्रायोजित किया गया है। देखिए संगम जो हुए, इसमें पहले 2 संगम के अध्यक्ष ऋषि अगस्त थे और इसको सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया पांड्यों ने इसको संरक्षण दिया था। इसको ध्यान रखिएगा। संगम के समय में अलग अलग वर्ण के भी बारे में जानकारी मिलती है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। राजकुमार, सरदार, किसान, व्यापारी, कुम्हार, लोहार, बरहई, ब्राह्मण, ये सब होते थे वहाँ पर वर्ण। दक्षिण भारत की वर्ण व्यवस्था की एक खासियत मैं आपको बताता हूँ। संगम के बाद की दक्षिण भारत में 2 ही वर्ण होते थे, एक होते थे ब्राह्मण और एक होते हैं शूद्र। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दक्षिण भारत में 2 ही वर्ण होते हैं। वर्तमान संदर्भ में भी ये चीज़ देखने को मिल सकता है आपको, वहाँ पर 2 ही वर्ण मुख्य रूप से होते हैं दक्षिण भारत में। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। किसके राज्यकाल में योग वासिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? ये बड़ा ही कठिन सवाल था, बहुत ही ज़्यादा कठिन सवाल था ये। इसका आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में किया गया था। नाम भी नहीं सुना होगा आपने, निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। क्या? योग वासिष्ठ का अनुवाद किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशिष्ट ऐतिहासिक काल के दौरान मुस्लिम और हिंदू बुद्धिजीवियों ने सहअस्तित्व संवाद के एक दूसरे को इसलिए सही माना इन्होंने और एक दूसरे ग्रंथों का अनुवाद भी किया। उसी समय अनुवाद टीम के प्रयासों के परिणाम स्वरूप संस्कृत लघु योग विसिह को फारसी योग वासिष्ठ के रूप में प्रस्तुत करने से महानगरीय इंडो फारसी दरबारी संस्कृति को महत्वपूर्ण योगदान मिला, जो तत्कालीन सम्राट अकबर के प्रोत्साहन के तहत मुगल दरबार में विकसित हुई थी। सम्राट अकबर के समय में भारत के कई सारे ऐतिहासिक ग्रंथों का अनुवाद किया गया, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, और भी भारत की बड़ी बड़ी जो संस्कृत की पुरानी ग्रंथ थे उन सभी का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया था। इसको नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि मुगल एरिया में सबसे ज़्यादा चित्रकला किसके समय में हुआ है? तो वो हुआ है जहांगीर के समय में। सबसे ज़्यादा अनुवाद किसके समय में हुआ है? तो सम्राट अकबर के समय में। सबसे ज़्यादा वास्तुकला का निर्माण किसके समय में हुआ है? तो शाहजहां के समय में हुआ है। सबसे ज़्यादा युद्ध किसके समय में हुआ है? तो बाबर, औरंगजेब और हुमायूं के समय में सबसे ज़्यादा युद्ध हुए हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। आंसर गेस करने के लिए अगर आपको तुक्का मारना हो तो इसी प्रकार से मारिएगा एग्जाम में, जो कि मारना ही पड़ेगा आपको। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज के आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया। इसको क्या कहा गया था? इसको कहा गया था स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहा गया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? देखिए, भारतीय इतिहास की परंपरा में 3 बार हमें भक्ति पीरियड देखने को मिलता है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। एक मिलता है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कब मिलता है? जब आर्य समाज वगैरह आता है, स्वामी विवेकानंद जी आते हैं, रामानंद जी आते हैं, कई सारे ऐसे मिलेंगे आपको। मध्यकाल में आपको कौन कौन दिखेंगे? तो रामानुज दिखेंगे। सबसे पहले शंकराचार्य जी से शुरुआत माना जाता है। रामानुजाचार्य हैं, कबीर हैं, गुरु नानक हैं, ये सब अलग अलग आपको चैतन्य महाप्रभु दिखेंगे। और एंशियंट हिस्ट्री में कब दिखते हैं? तो जब दरअसल में जैनिज्म, बौद्धिज्म का उदय होता है, जैन और बौद्ध धर्म का उदय होता है। उस समय में कई सारे धर्म होते हैं, जैसे चारवाक होते हैं, उसके अलावा जो आजीवक हो गए, कई सारे आपको दिखेंगे एंशियंट हिस्ट्री में। तो मध्यकाल में एक संत हुए रामानुज, जिन्होंने अपना फिलॉसफी दिया था, दर्शन दिया था। तो उन्हीं के बारे में पूछा गया है आपसे, उनके दर्शन क्या था, वही दरअसल में आपसे पूछा गया है। चौथे का आंसर हो जाएगा मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है, यही रामानुज का था। रामानुजाचार्य जी ने शंकराचार्य जी का खंडन भी किया था कई सारे अर्थों में, इसलिए भी इनको विशिष्ट माना जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर ध्यान से कि रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। ये विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नयनार कौन होते थे? तो शिव भगवान के 3 नयन होते हैं, तो नयनार शैव भक्त होते थे। और अलवार कौन होते हैं? तो अलवार होते हैं भगवान विष्णु के भक्त। प्रमुख अलवार और नयनार संतों का नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये ध्यान में रहना चाहिए। भगवान विष्णु के कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैतवाद, अब इसको ध्यान कैसे रखेंगे? जैसे शंकराचार्य जी का कौन सा है? तो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद। उसी प्रकार से रामानुजाचार्य जी का क्या है? तो विशिष्टाद्वैतवाद। अब इसको याद कैसे रखेंगे? रामानुज, राम क्या है? तो राम विशिष्ट है, तो विशिष्टाद्वैतवाद, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ये आपसे मैच करके पूछ सकता है बंधुओं एग्जाम में। अगला सवाल देखिए और ज़रा इसका उत्तर भी निकालिएगा। हाल ही प्रधानमंत्री जी ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ये क्वेश्चन का जब मैंने देखा एग्जाम के बाद तो मैंने पढ़ा था रामचंद्र गुहा की जो बुक आती है ना, इंडिया आफ्टर गांधी, उसमें आपको ये सब कहानी देखने को मिलेगा जो यहाँ पर अंतिम में दिया हुआ है। ध्यान से देखिए क्या है। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई है। देखिए आपको याद अगर होगा तो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन को लेकर नेहरू जी के बीच में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बीच विवाद भी हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर गए थे और नेहरू जी ने बोला था कि मैं सेकुलर हूँ इसलिए मैं मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाऊँगा, और वो फिर भाखड़ा नांगल गए। उन्होंने बोला कि आधुनिक भारत का मंदिर है ये। तो ये विवाद हुआ था, इसको मैंने पढ़ा था उस बुक में, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर आपने पढ़ा होगा बिपिन चंद्र की, तो उसमें भी ये सब किस्से आपको मिलते हैं। तो इसी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अगर आप तीसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देंगे तो आपको आंसर निकल कर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। अगर आप केवल तीसरा भी यहाँ पर गलत कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, तीसरा यहाँ पर बिल्कुल गलत है। राधा कृष्णन जी नहीं, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका पहला और दूसरा सही। कहाँ का पढ़ा हुआ कहाँ पर काम आ जाएगा, किस प्रकार से आप एलिमिनेट कर लेंगे वो आपको नहीं याद रहेगा। देखिए किस प्रकार से इसको एलिमिनेट किया हमने। एक स्टेटमेंट हमने तीसरा काटा और अपना आंसर निकल कर आ जाता है। पहला दूसरा हमें नहीं भी पता होगा तो भी हम कर ले जाएंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। नेति प्रकरण, परिशिष्ट परमन, अवदान शतक और त्रिशिलक्षण महापुराण, ये जो है ये अलग अलग ग्रंथ हैं। इनके बारे में पूछा गया है कि कौन से जैन ग्रंथ हैं, ये बताइए मुझे। जैन ग्रंथ कौन से हैं? तो अवदान शतक जो है ये एक बौद्ध ग्रंथ है। अगर आप एक को भी एलिमिनेट कर लेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए हमें नहीं पता नीति प्रकरण के बारे में या 63 लक्षण महापुराण के बारे में, लेकिन अगर हम एलिमिनेशन जानते हैं, अगर हम एक को भी गलत को या एक सही को निकाल लेते हैं तो भी हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। एग्जाम में इस तरह के ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, कृपया इसको ध्यान में रखें। इसका आंसर बी हो जाएगा। परिशिष्ट परमन और 63 लक्षण जो महापुराण है ये दोनों जैन ग्रंथ हैं। यहाँ पर नेति प्रकरण एक पौराणिक बौद्ध ग्रंथ है जिसे कभी कभी थेरवाद बौद्ध धर्म के पाली कैनन के खुद का नियम में शामिल किया जाता है। परिशिष्ट परमन हेमचंद द्वारा रचित 12वीं शताब्दी का संस्कृत महाकाव्य है जो जैन शिक्षकों के इतिहास का विवरण प्रस्तुत करता है। अवदान शतक जो है ये बौद्ध किंवदंतियों का संस्कृत में एक संकलन है, इसीलिए वो भी एक बौद्ध ग्रंथ हो गया। अगला सवाल है ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर देखिए आर्यदेव, दिगनाग और नाथ मुनि, 3 लोग हैं, तीनों के सामने लिखा हुआ है। ऑप्शन देखिए कितना खतरनाक दिया हुआ है। यहाँ पर आप एलिमिनेशन इस सवाल में नहीं लगा सकते हैं। आर्यदेव के सामने जैन विद्वान लिखा हुआ है, दिगनाग के सामने बौद्ध विद्वान लिखा हुआ है, नाथ मुनि के सामने वैष्णव विद्वान लिखा हुआ है। उपयुक्त युग्म से कितने युग्म सही सुमेलित हैं ये आपसे पूछा गया है। जरा इसका उत्तर निकालिए। वीडियो को रोकिए, गलत ही तो होगा ना, गलत होने दीजिए। क्या हो गया? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाए। केवल 2 युग्म सही हैं। आर्यदेव महान बौद्ध भिक्षु थे, यानी कि आर्यदेव जो हो गया ये गलत हो गया। बाकी दिगनाग और नाथ मुनि सही है। आर्यदेव भी बौद्ध भिक्षु ही हैं।
दिगनाग भारतीय बौद्ध विद्वान और भारतीय तर्कशास्त्र के बौद्ध संस्थापकों में से एक माने जाते हैं, इसलिए इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। श्री रंगनाथ मुनि, जिन्हें लोकप्रिय रूप से श्रीमान नाथ मुनि के नाम से जाना जाता है, एक वैष्णव धर्मशास्त्री हैं जिन्हें नलियर दिव्य प्रबंधन को एकत्र और संकलित किया था, इसलिए भी इनको जाना जाता है। ये जो आपको लग रहा है ना कि ये सवाल बीपीएससी में क्यों पूछेगा, मैं आपको जब मिडिवल हिस्ट्री हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू करेंगे तो उस समय के क्वेश्चन दिखाऊंगा जो पिछले साल यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल पर हम लोग आ गए, जहाँ से हमने शुरू किया था कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षोमेश्वर क्यों प्रसिद्ध हैं। तो ये सब के सब क्या थे, तो नाटककार हैं, प्रसिद्ध नाटककार हैं। भारतीय इतिहास में एक से बढ़कर एक ग्रंथ रचा इन्होंने। 8वीं शताब्दी के विद्वान भवभूति संस्कृत में लिखे अपने नाटक और कविताओं के लिए विख्यात हैं। उनके द्वारा लिखित नाटक मालती माधव बहुत ही प्रसिद्ध है। आपसे सवाल इस प्रकार से पूछेगा कि मालती माधव नाटक जो है किसके द्वारा रचित है, तो भवभूति कवि का नाम है जिनके द्वारा रचित है ये। हस्तिमल होयसल राज्य में रहने वाले एक जैन नाटककार थे जो दिगंबर जैन कथाओं का आधार बनाकर संस्कृत में नाटक लिखते थे। हस्तिमल जैनिज्म से संबंधित नाटककार माने जाते हैं। उनके द्वारा कई नाटक लिखे गए, जिनमें से 4 नाटक प्राप्त हैं, मैथिली कल्याण, विक्रांत कौरव, आजन्ना प्रवंजनम और सुभद्रा। ये सब अलग अलग नाटक हस्तिमल जी के द्वारा लिखा गया है। क्षोमेश्वर के नाटक कौन से हैं, तो चंड कौशिक नामक नाटक की रचना की थी। इस प्रकार भवभूति, हस्तिमल, क्षोमेश्वर नाटककार थे। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, अजंता गुफाएं वाघोरा नदी के घाटी में स्थित हैं, कौन से कथन सही हैं ये पूछा गया है आपसे। थोड़ा सा ब्लर हो गया है लेकिन आपको पढ़ा जा रहा होगा, इतना साफ तो है ना। सांची स्तूप चंबल नदी के घाटी में स्थित है। पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी के घाटी में स्थित है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी के घाटी में स्थित है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने तो इतनी सारी किताबें पढ़ी, कहाँ से पूछ रहा है ये सवाल। ये जो सवाल है ना दूसरा, ये आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने एनसीईआरटी सजेस्ट किया था, याद है आपको कि 11th की एक नाट्य कला की संस्कृत नाट्य कला करके एक एनसीईआरटी आती है आर्ट एंड कल्चर की, जिसमें से मेंस में ही पूछे जाते हैं आपके GS1 में और PT में ही पूछा जाता है। उसमें आप अजंता एलोरा की गुफा जो होगी ना, उस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको नाम लिखा हुआ दिख जाएगा, वहाँ पर इसी नदी का नाम दिख जाएगा, है ना। अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है, ये सही हो जाएगा। अजंता गुफा दक्कन पठार वाघोरा नदी घाटी में स्थित है। सांची स्तूप बेतवा नदी घाटी में स्थित है। देखिए इन्होंने ऐतिहासिक स्थल को भूगोल से जोड़कर सवाल पूछा है, कितना अच्छा सवाल हुआ ना। 2 सब्जेक्ट को इन्होंने जोड़ दिया, ज्योग्राफी को और इतिहास को, और वहाँ से सवाल बना लिया इन्होंने। इसलिए जब आप पढ़ते हैं तो समग्र रूप से पढ़ा कीजिए, है ना। पांडुलेना गुफा मंदिर नासिक में स्थित है, जहाँ गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अमरावती स्तूप कृष्णा नदी घाटी में स्थित है, इसलिए ये काफ़ी सारे महत्वपूर्ण है गए, तो इसलिए वो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। मुरैना के समय पे स्थित 64 योगिनी मंदिर, अब इसके बारे में क्यों सवाल पूछा गया 2021 में, ऐसा क्या हुआ था। तो 64 योगिनी मंदिर जो है, अपना जो वर्तमान का संसद भवन बना है नया वाला, उससे पहले जो संसद भवन था ना, उसका निर्माण माना जाता है कि यहीं से प्रेरित है, इसी मंदिर के आर्किटेक्चर से प्रेरित है। इसलिए 2021 ईस्वी से पहले जब नए संसद भवन के निर्माण की मांग उठी, तो पुराने संसद भवन जिस मंदिर पर आधारित उसका आर्किटेक्चर है, वहाँ से यूपीएससी ने सवाल पूछा था। 64 योगिनी मंदिर जो है, ये अपने जो पुराने संसद भवन थे अंग्रेजी काल के, उसका आर्किटेक्चर वहीं से प्रभावित माना जाता है। यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। वृत्ताकार है, पुराना संसद भवन का आपने फोटो देखा है, वो वृत्ताकार ही है, इसमें लंबे लंबे खंभे से बने हुए हैं। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। 64 योगिनी मंदिर है। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। भारत का जो संसद भवन है उसके आर्किटेक्चर में इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 और 4 यहाँ पर सही है, 1 और 4 सही है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत है। अगर एलिमिनेशन में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एकमात्र, और ये वैष्णव नहीं, जब मंदिर है माता जी का तो वैष्णव संप्रदाय के लिए कैसे हो जाएगा। तो इस तरह से आप दूसरा और तीसरा का एलिमिनेट कर सकते थे। जो मैंने तकनीक बनाया उसी के माध्यम से कर सकते थे। किसी को याद नहीं होगा कच्छप घात राजवंश ने बनाया कि किसने बनाया है। इसी प्रकार से एलिमिनेट किया जाता है। एकमात्र शब्द हो, केवल शब्द हो, है ना, ये ऐसे शब्द होते हैं जिसमें अक्सर को स्टेटमेंट को गलत बनाते हैं।
है ना। और ये वैष्णव लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा। मितावली गांव मुरैना मध्य प्रदेश स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 1326 में कच्छप घात राजा देवपाल ने करवाया था। हीरापुर भुवनेश्वर स्थित 64 योगिनी मंदिर भी वृत्ताकार ही है, अतः एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है, इसलिए कथन तो गलत हो गया। 64 योगिनी मंदिर देवी पार्वती के मंदिर है जो तंत्र और शैव पूजा को बढ़ावा देता है, इसलिए तीसरा गलत हो गया। वैष्णव से इसका कोई लेना देना नहीं है। और भारत के संसद भवन जो पुराना है उसका आर्किटेक्चर यहीं से प्रभावित माना जाता है। अगला सवाल है आपसे, एक बड़ा ही खतरनाक सा सवाल पूछा है। सेंट फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर भी है। गोवा में प्रतिवर्ष सेंट फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान भी किया जाता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर जो हैं भारत में ईसाई धर्म के लिए बड़ा ही इनको महत्व दिया जाता है, इसीलिए इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। आपसे सभी धर्मों से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। आप यूपीएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको सभी का चीज़ें पढ़कर जाना पड़ेगा। आर्ट एंड कल्चर का ये हिस्सा है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपने एक चीज़ गौर किया, सवाल सबसे ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर से पूछे जा रहे हैं। इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर गलत है। सेंट फ्रांसिस जेवियर का जन्म स्पेन के जेवियर में हुआ था। ये संत इग्नेशियस के मित्र थे। उन्होंने उनके साथ मिलकर जेसुइट संघ की स्थापना भी की थी। इनकी मृत्यु चीन में सेंगचाइन द्वीप पर हुई थी। 53 उन्हें गोवा में दफनाया गया था, तो कथन 2 गलत है। इनकी मृत्यु चीन में हुई थी, इनको दफनाया गया था गोवा में, इसलिए दूसरा यहाँ पर गलत है। बाकी पहला और तीसरा बिल्कुल सही दिया हुआ था। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। भारत के संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण आपसे पूछा गया है। खतरनाक सा सवाल है। पारमिता का क्या तात्पर्य होता है? आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो सीख लीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व का पथ प्रशस्त होता है। पारमिता का तात्पर्य होता है बोधिसत्व, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो वही प्रक्रिया होती है। बौद्ध धर्म में परिपूर्णता या कुछ गुणों का चरमोन्नयन की स्थिति को पारमिता या पारमी पाली में कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इन गुणों का विकास, पवित्रता की प्राप्ति, कर्म को पवित्र करने आदि के लिए की जाती है ताकि साधक अनावरुद्ध जीवन जीते हुए भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। पारमिता शब्द परम से व्युत्पन्न है। वेदों की प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय नास्तिक कहलाते हैं। इसमें यह कहा गया है कि पारमिता का तात्पर्य क्या होता है कि आपके अंदर वो परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व का जो पथ है वो आपके लिए आसान हो जाता है। इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। बौद्धिज्म जैनिज्म वो टॉपिक है जहाँ से यूपीएससी कभी ऐसा नहीं होता है कि सवाल ना पूछे। गारंटी होती है सवाल की, हर साल ही पूछे जाते हैं। 2021 जो था वो एक एक्सेप्शन रहा कि भाई उस साल नहीं पूछा उन्होंने। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में आपको बताना है। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं। पुष्यमित्र शुंग कब आया है, पाणिनि कब आए थे? दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या कोई अंतर है? पाणिनि ने क्या लिखा है? व्याकरण लिखा है महाभाष्य से। उस पर टीका किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हो सकते हैं। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। अमर सिंह हर्षवर्धन से हैं क्या? हर्षवर्धन के समय में तो भैंसांग था। अमर सिंह किसके समय में थे? गुप्तों के समय में थे क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। केवल और केवल 3 सही था। केवल कालिदास वाला कथन सही था, बाकी पहला दूसरा दोनों ही गलत है। पाणिनि का समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी है, जबकि पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य नरेश बृहदत्त का प्रधान सेनापति था और उसका समय 184 ईसा पूर्व है। पतंजलि का संबंध पुष्यमित्र शुंग से है और पतंजलि ने पाणिनि के लिखित महाभाष्य पर, महाभाष्य जो है ये टीका लिखी इन्होंने, व्याकरण लिखी किस पर? तो पाणिनि के व्याकरण पर। ओके, न कि पाणिनि का है। इस तरह से अमर सिंह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे, न कि हर्षवर्धन से, इसीलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी कालिदास जो हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी माने जाते हैं और ये विश्व कवि की इनको उपाधि दी जाती है। दुनिया के सबसे महान कवि माना जाता है कवि कालिदास को। अगला सवाल है बंधुओं कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में आपको सवाल पूछा गया है। अस्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने
महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है आपसे। तीसरे का आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा और तीसरा सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। स्थावीरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के प्रारंभिक संप्रदायों में से एक है। इसका संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से नहीं है। जब प्रारंभिक हो जाएगा तो बौद्ध धर्म का जो महायान शाखा है ये तो अच्छे से डेवलप कब हुआ है बंधुओं, तो ये हुआ है कुषाणों के समय में, जबकि जो स्थावीरवादी है ये प्रारंभिक समय में है, तो महायान से संबंधित नहीं होंगे ये। ओके। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। लोकोत्तरवादी बुद्ध के संतति में शास्त्रव धर्मों का अस्तित्व को सर्वथा नहीं मानते हैं। इनके मतानुसार सम्यक संबोधि की प्राप्ति के अनंतर बुद्ध के सभी आश्रय अर्थात चित्त चौतासिक रूप से आदि प्रवृत्त होकर निरस्राव और लोकोत्तर हो जाते हैं। आपको बौद्ध दर्शन समझ में नहीं आएगा, उसके अलग अलग चीज़ें जो हैं, जैसे स्थावीर अलग हैं, महासंघिक अलग हैं, महायान अलग है और हीनयान अलग है, इनमें डिफरेंस होते हैं। सबसे प्रारंभ में आपको स्थावीर और महासंघिक ही दिखेंगे, फिर आपको स्पष्ट विभाजन दिखेगा किसमें, हीनयान और महायान में, जो कहाँ पर बट जाते हैं। तो चौथा जो बौद्ध धर्म का संघ आयोजित होता है उसमें बट जाते हैं हीनयान और महायान में, स्पष्ट विभाजन हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। लोकोत्तर शब्द जो है अनास्राव के अंत में प्रयुक्त होता है अर्थ में। हीनयान संप्रदाय के लोगों ने बौद्ध धर्म की मूलभूत शिक्षाओं पर बल दिया। वही महायान जो है इन्होंने क्या माना, भगवान बुद्ध को भगवान के स्वरूप में माना और उनकी पूजा पाठ भी की। जबकि हीनयान के जो लोग होते हैं उनको क्या मानते हैं, भगवान बुद्ध को एक दार्शनिक मानते हैं और केवल भगवान बुद्ध के दर्शनों का ही पालन किया। जबकि महायान जो है इसको हिंदू धर्म से प्रभावित माना जाता है। इन्होंने भगवान बुद्ध में देवत्व का आरोपण किया, मूर्तियाँ बनाई उनकी और उनकी पूजा पाठ भी की। इसीलिए महायान और हीनयान में डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, वहाँ से आपको आगे सवाल मिलेंगे। अगला सवाल जो है, ये सवाल के बारे में खासियत एक बताता हूँ। ये पहले पूछा गया कब, तो 2019 में बीपीएससी में पूछा गया और 2020 में यूपीएससी में पूछा गया था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के बारे में आपसे ये सवाल पूछा गया है। ये बुक बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में जो विकास हुआ राष्ट्रवादी आंदोलन का, उसमें इस बुक का बहुत योगदान माना जाता है। बीपीएससी में 2019 में पूछा था इसको और यूपीएससी में 2020 में पूछा है। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। मतलब कि औपनिवेशिकता जो हमारे मस्तिष्क में घुस रही थी उसके खिलाफ इस बुक ने चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र विशिष्ट के संदर्भ में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। उनके लिए देश शब्द का प्रयोग जो है ये बंगाल विशेष का प्रयोग नहीं था, अपितु संपूर्ण देश के संदर्भ में किया गया था। तो सखाराम गणेश देवस्कर जो हैं इनको बड़ा ही महान माना जाता है। किसके लिए, तो देशेर कथा के लिए। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देश की कथा। देशेर कथा हिंदी में क्या बोलते हैं, देश की कथा। ओके, देखिए क्या है, द्वारा लिखित क्रांतिकारी बांग्ला पुस्तक है ये। यह पुस्तक 1904 में लिखी गई। 1910 में अंग्रेजी सरकार द्वारा इसको बैन लगा दिया गया था। और जिस पुस्तक पर बैन लगता है, इतिहास गवाह है कि वो पुस्तक सबसे ज़्यादा बिकता है। तो इसको बैन लगाया गया अंग्रेजी सरकार द्वारा 1910 ईस्वी में। 1904 में लिखा गया। बड़ा ही क्रांतिकारी पुस्तक इसको माना जाता है, देशेर कथा। और ये बीपीएससी पूछ चुकी है। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? गोपाल वाला बावलंकर जो वलंगकर हैं इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। गोपाल बाबा वलंगकर के द्वारा प्रकाशित की गई थी। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर विटाल विध्वंसक गोपाल बाबा वलंगकर द्वारा प्रकाशित की गई थी। विटाल विध्वंसक का अर्थ है ब्राह्मणिक प्रदूषण का विध्वंसक। जो ब्राह्मणिकल फिलॉसफी होती है, थ्योरी होती है, उसको डिस्ट्रॉय करना, यही इनका मुख्य रूप से इस पत्रिका का मतलब था। गोपाल बाबा वलंगकर एक समाज सुधारक थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के एक महार जाति के परिवार में हुआ था। वो ज्योतिबा फूले के समकालीन थे। उन्होंने अछूत लोगों को उद्धार के लिए अनेक कार्य किए थे। महाराष्ट्र में अछूतों की स्थिति और भी ज़्यादा बदतर थी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बदतर थी। बिहार से भी ज़्यादा बदतर थी। बिहार में भी था बदतर, लेकिन उससे भी ज़्यादा बदतर दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के इलाकों में थी, केरल के इलाकों में थी। अगला सवाल है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। परिव्राजक परित्यागी या भ्रमणकारी होते हैं। श्रमण
उच्च पद प्राप्त पुजारी को श्रमण कहा जाता है क्या? उपासक बौद्ध धर्म का असाधारण अनुगामी को उपासक कहा जाता है? छठा सवाल है, जरा इसका उत्तर बताइए कि क्या हो जाएगा। छठे सवाल का आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3 सही हैं। श्रमण जो होते हैं पुजारी नहीं होते हैं। श्रमण कौन होते हैं? तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। परिवारजक शब्द मानस पटल पर कई दृश्य उपस्थित कर सकता है। परिवारजक कई कारणों से होता है। सामाजिक परिदृश्य में एक साधारण स्थानांतरण भी होता है। मतलब परिवारजक सही था, सन्यासी या भ्रमणकारी। श्रमण परंपरा भारत प्राचीन काल से जैन, बौद्ध और कुछ अन्य पंथों में पाई जाती है। जैन भिक्षु या जैन साधु को श्रमण कहा जाता है। पुजारी नहीं होते हैं ये पुजारी नहीं कहलाते हैं। ठीक है। उपासक बौद्ध धर्म के अनुयायियों को उपासक उपासिका कहते हैं। पुरुष अनुयायियों को उपासक और महिला अनुयायियों को उपासिका कहा जाता है। बौद्ध धर्म में उनके अनुयायियों को 2 प्रकार से भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका में बांटा गया है। महिला पुरुष में स्पष्ट विभाजन हमें दिखता है। अगला सवाल है 2019 ईस्वी का ये सवाल है। बड़ा ही सुंदर सा सवाल पूछा गया था। महायान बौद्ध धर्म की आपसे विशेषता पूछी गई है कि महायान बौद्ध मत से क्या समझते हैं आप, कौन कौन सा चीज़ें हैं। तुरंत मैंने आपको महायान के बारे में कॉन्सेप्ट बताया है और तुरंत सवाल आ गया है। मैंने आपको बताया भी कि सवाल आगे आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि कब कब क्या क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिए इसको, मुझे ये सारे रटे पड़े हैं गुरु, ये जितने PYQ हैं। देखिए ज़रा, बुद्ध में देवत्वरोपण, मैंने अभी समझाया आपको। देवत्वरोपण का मतलब क्या होता है? भगवान बुद्ध को एक फिलोसफर, एक समाज सुधारक से ज़्यादा एक देवता और एक अवतार मानना, उसी को देवत्वरोपण कहा जाता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। मूर्ति उपासना अनुष्ठान यानी कि पहला और तीसरा तो गारंटेड होना चाहिए। मैंने अभी आपको समझाया, इसमें मूर्ति स्थापित की जाती है, पूजा पाठ की जाती है, आरती की जाती है। दुनिया में जो आज बौद्ध धर्म प्रचलित है उसमें मैक्सिमम कौन सा है? तो महायान संप्रदाय है। ठीक है। तो हीनयान जो है वो कम हो गया, महायान प्रचलित हो गया, क्योंकि लोग केवल फिलॉसफी को मानकर धर्म के मानना नहीं कर सकते हैं। लोग को चाहिए धर्म के साथ आडंबर भी चाहिए। कोई भी धर्म हो, इस्लाम हो, सिखिज़म हो, बौद्धिज़्म हो, हिंदुइज़्म हो, कोई भी धर्म हो, ईसाई हो, सबको धर्म के साथ थोड़ी बहुत आडंबना चाहिए ही होता है। उनको कुछ न कुछ प्रतीक चाहिए ही होता है। कुछ नहीं तो एक मस्जिद चाहिए होता है। इस्लाम में कोई भी प्रतीक नहीं होता है, लेकिन मस्जिद की फ़ोटो लोग घर में लगा लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। पहले का आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों के तीनों सही से है। तीनों के तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही दिए हुए हैं। महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा, इसे बुद्ध को देवता के रूप में स्थापित किया गया। साथ ही मूर्ति पूजा तथा अनुष्ठान को भी मान्यता है। इस कथित इसमें बोधिसत्व के पथ पर चलने की भी बात है। महायान गुणों का स्थानांतरण को भी मान्यता देता है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर देखिए कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना, मंदिर निर्माण एक विशिष्ट अभिलक्षण था। कल्याण मंडप किसके समय बनाया जाता था? विजयनगर के समय में बनाया जाता था। द्रविड़ शैली के आर्किटेक्चर में कल्याण मंडप की अवधारणा विकसित हुई। द्रविड़ शैली के आर्किटेक्चर में, द्रविड़ शैली जो मंदिर निर्माण का है, इसी में कल्याण मंडप बनाया जाता था। यहाँ पर दैवीय विवाहों का आयोजन होता था कल्याण मंडप में। कल्याण का मतलब ही होता है दक्षिण में विवाह। ओके। अगला है पंढरपुर चंद्रभागा नदी, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी और हम्पी मालप्रभा नदी। हम्पी के बारे में याद कीजिए कुछ। हम्पी कहाँ पर है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है हम्पी, और विजयनगर साम्राज्य तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ये तो आपको पता होगा। यानी कि मालप्रभा नदी के तट पर तो हम्पी नहीं हो सकता। मालप्रभा नदी के तट पर हम्पी नहीं हो सकता। मालप्रभा नदी के तट पर हम्पी नहीं हो सकता। हमारा आंसर निकल कर आ गया। हमें नहीं पता पंढरपुर, पंढरपुर कहाँ है? विट्ठल का मंदिर है, कहाँ? महाराष्ट्र में है ना। तिरुचिरापल्ली के बारे में हमें नहीं पता कावेरी के तट पर है कि नहीं है, लेकिन हमने आंसर निकाल लिया। कहाँ से निकाल लिया? हमने पढ़ा था कि तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य है और हम्पी विजयनगर साम्राज्य से ही रिलेटेड है, तो हमने बस एलिमिनेट कर दिया। हमारा आंसर निकल कर आ गया, पहला और दूसरा। क्या मैंने पहला दूसरा को सही किया? मैंने तीसरा को गलत किया, उससे हमारा आंसर निकल कर आ गया। पंढरपुर महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर के निकट स्थित एक धार्मिक स्थान है जो चंद्रभागा नदी के किनारे है। पंढरपुर विट्ठल स्वामी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। विट्ठल स्वामी बड़ा ही महत्वपूर्ण उनका माना जाता है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के कावेरी नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध स्थान है। इसका उल्लेख संगम साहित्य में भी मिलता है। श्रीरंगम उड़ैयूर नामक संगमकालीन स्थल स्थित है इसी जिले में। वहीं पर हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित प्राचीन प्रसिद्ध स्थान है। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रह चुका था। तो इतिहास भूगोल सबको जोड़ जोड़ कर पढ़िए। सारे सब्जेक्ट एक ही चीज़ हैं, अलग अलग नहीं हैं। अलग अलग देखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
सुप्रसिद्ध चित्र बन्नी ठन्नी किस शैली का है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली का है। बन्नी ठन्नी एक भारतीय चित्रकला है जो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। यह पेंटिंग चित्रकार निहाल चंद्र ने बनाई थी। बन्नी ठन्नी को भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है। अगला बार सवाल ये पूछेगा कि निम्न में से किस चित्रकला को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है? तो बन्नी ठन्नी को कहा जाता है किशनगढ़ शैली की है। बन्नी ठन्नी किशनगढ़ रियासत के तात्कालिक राजा सावंत सिंह की प्रेमिका तथा उच्च कोटि की काव्यत्री थी। तो बन्नी ठन्नी किस शैली के चित्र है? सुप्रसिद्ध चित्र है ये, चित्रकला की शैली नहीं है। चित्रकला की शैली है किशनगढ़ शैली, जिसे बन्नी ठन्नी का चित्र बनाया गया। इतना खूबसूरत है कि इसको भारतीय मोनालिसा कह दिया गया। मोनालिसा की पेंटिंग तो देखी होगी आपने। कई सारे लोग खूबसूरत लगती है, मुझे विचित्र लगती है, पता नहीं क्या खूबसूरत है उसमें। तो इसका आंसर डी हो जाए, किशनगढ़ शैली इसका आंसर हो जाएगा। अगले वीडियो में इसके आगे का हम लोग करेंगे बंधुओं। 35 मिनट में काफ़ी कुछ सिखाया आपको। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगला वीडियो थोड़ा बड़ा रखेंगे। करंट अफेयर कल हम लोग कर लेंगे संडे को। ओके, थैंक यू।